वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टैटिस्टिकल मेथड डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स की क्लास नंबर 18। अब तक हम लोग कोरिलेशन कोफिशिएंट तक पढ़ चुके हैं और आज कोरिलेशन कोफिशिएंट की कुछ और प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले हम चर्चा करेंगे पिछली क्लास में पढ़ाए हुए टॉपिक पर, जिसमें हमने आपको बताया था इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल ऑन कोरिलेशन। कोरिलेशन पे ओरिजिन और स्केल के चेंज करने से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है, ज़रा इसे हम देखेंगे एक बार फिर से। मुझे लगता है कि इसे एक बार फिर से रिवाइज़ करने की ज़रूरत है ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाएं। तो स्केल के और ओरिजिन के चेंज को हम लोग दर्शाते कैसे हैं? सबसे पहले तो हम दो रैंडम वेरिएबल x और y ले लेते हैं और इनके बीच में आने वाले कोरिलेशन कोफिशिएंट को हम लिख देते हैं 1/2। अब x और y में हम चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल करने जा रहे हैं। तो ओरिजिन और स्केल का चेंज हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं x माइनस ए अपॉन एच, वाई माइनस बी अपॉन के। अगर हम इस पूरी क्वांटिटी को u मान लें और इस पूरी क्वांटिटी को v मान लें तो हमारे नए रैंडम वेरिएबल कैसे बनाए गए हैं? x और y की स्केल और ओरिजिन को चेंज करके। और हम ये कह रहे हैं कि इनका कोरिलेशन क्या आएगा? तो इनका कोरिलेशन 1/2 तभी आएगा जब यहाँ पर एक कंडीशन लगी होगी। क्या? h 0 से बड़ा हो और k 0 से बड़ा हो। यानी ओरिजिन वाला जो a और b है वो कुछ भी हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, प्लस में रहे माइनस में रहे, नथिंग। लेकिन अगर h और k दोनों 0 से बड़े हैं तो ही ये बात ट्रू होगी। आप लोग मेरी बात समझ गए? यानी ये केस नंबर 1 है जब हम कहते हैं इफ़ेक्ट ऑन कोरिलेशन ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल इज़ नथिंग। लेकिन अगर हम केस नंबर 2 की बात करें, केस नंबर 2 में हमने अब की बार h और k के बारे में ये बात कह दी कि h 0 नहीं हो सकता और k भी 0 नहीं हो सकता। अब 0 ना होने के लिए दो बातें हैं, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। तो अब अगर हम फिर से x और y के कोरिलेशन को 1/2 लिख लें और हम चेंज करते हैं x माइनस ए अपॉन एच, वाई माइनस बी अपॉन के, यानी चेंज ऑफ ओरिजिन और स्केल करते हैं, इनको u और v मान लेते हैं। तो अब की बार जो इनका कोरिलेशन आएगा उसमें दो बातें होंगी। अगर h और k के साइन सेम है, साइन सेम होने का मतलब दोनों प्लस में हो या फिर दोनों माइनस में हो, ये दोनों के दोनों प्लस में हो या फिर दोनों के दोनों माइनस में हो, तो फिर हमारा नया कोरिलेशन वही रहेगा जो कि पहले से था। लेकिन अगर साइन हो गए अपोजिट, अपोजिट साइन का मतलब एक प्लस में हो और एक माइनस में हो, तो अब की बार हमारा कोरिलेशन कितना हो जाएगा? -1/2। अब ये कैसे हुआ, इसके लिए हमको फार्मूले की तरफ बढ़ना पड़ेगा। तो जब हम वेरिएंस या कोवेरिएंस, अगर हम कोरिलेशन के फार्मूले की बात करें तो कोरिलेशन का फार्मूला आता है कोवेरिएंस बिटवीन u एंड v अंडर रूट वेरिएंस ऑफ u एंड वेरिएंस ऑफ v। तो कोवेरिएंस uv जब हम कैलकुलेट करेंगे तो a और b गायब हो जाएंगे क्योंकि वो ओरिजिन के चेंज हैं और ओरिजिन हमारे वेरिएंस और कोवेरिएंस को इफेक्ट नहीं करता, ये आप पढ़ चुके हैं। लेकिन h और k इसके साथ रहेंगे, तो 1/h के बाहर आएगा और यहाँ पर बचेगा कोवेरिएंस x, y। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वेरिएंस ऑफ u की। तो जब u का हम वेरिएंस निकालेंगे तो a यानी ओरिजिन का चेंज गायब हो जाएगा, लेकिन 1/h² यहाँ पर बचा रहेगा। और साथ में आएगा वेरिएंस x। वेरिएंस v की बात करें तो v का मतलब ये, इसमें b ओरिजिन का चेंज गायब हो जाएगा और k² आ जाएगा साथ में, और यहाँ आ गया वेरिएंस y। तो अब अगर हम इसको सेपरेट करें तो यहाँ पर आ गया 1/h के। अब ज़रा ध्यान देना, अगर h और k प्लस में है तो ये पूरी क्वांटिटी प्लस में रहेगी। नीचे जब हम h² और k² को रूट के बाहर निकालते हैं तो हम इन पे मॉड लगाते हैं। क्यों?
क्योंकि वेरिएंस की कंडीशन होती है पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है, यानी हमेशा प्लस में आएगा। वेरिएंस कभी भी जीरो से छोटा नहीं हो सकता, ये ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो होता है। तो हम एच और के को बाहर निकालते हैं मॉड लगाकर, और यहाँ पर क्या बचा, अंडर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स एंड वेरिएंस ऑफ वाई। अब अगर इस क्वांटिटी को देखो तो ये तो बन गया ऊपर वाला आर, यानी कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। अब अगर एच और के दोनों प्लस में हैं तो सारा कट जाएगा, वैल्यू 1 आएगी। दोनों माइनस में हैं तो ये दोनों मिलकर प्लस हो जाएंगे, और ये माइनस मॉड में बाहर लेने पर प्लस हो जाएंगे, फिर से कैंसिल हो जाएंगे। लेकिन अगर एच है पॉजिटिव और के है निगेटिव तो ऊपर वाली क्वांटिटी माइनस में आएगी जबकि नीचे वाली आएगी प्लस में, तो ओवरऑल हो जाएगा एक माइनस। अगर के माइनस में है और एच प्लस में है तो भी सेम कंडीशन। अब आपको क्लियर हो गया कि अगर एच और के ग्रेटर देन जीरो हैं तो देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल ऑन कोरिलेशन, बट इफ they are not equal to 0 means either they are positive or negative and having same sign, then there is no effect. But if H and K have different sign, then our correlation should be negative. तो आप मेरी बात समझ गए सभी लोग कि अगर चेंज ऑफ स्केल नॉट इक्वल टू जीरो है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, उस सिचुएशन में सेम साइन होने पर नो इफेक्ट और अपोजिट साइन होने पर एक माइनस लग जाएगा कोरिलेशन के आगे। अब ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में कंफर्म है मिलेंगे ही मिलेंगे, और अभी जो फाइल मैं भेजूँगा गरिमा और योग्यता, आप दोनों लोग देखना उस फाइल में ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, तब आपको मैं और समझाऊँगा कि कैसे हम इसको अटेम्प्ट करेंगे। ये सारी बातें आपको याद आएंगी तब। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। शिवानी आपने थोड़ा सा लेट किया, इस वजह से इम्पॉर्टेंट टॉपिक मिस हुआ। आप अनिकेत से या उत्कर्ष से बात कर लेना और कवर कर लेना जो भी मैंने समझाया, ठीक है? ओके, तो देखते हैं आगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें प्रूफ करना है वो है z इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। हमें एक इक्वेशन दी हुई है और इस इक्वेशन में x और y के बीच का कोरिलेशन भी दिया हुआ है जिसका नाम है r। r इज़ द कोरिलेशन बिटवीन x एंड y। में कुछ प्रूफ्स करने हैं, तो चलिए देखते हैं हम इन प्रूफ को कैसे करेंगे, और ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए सॉल्व करते हैं हम। सॉरी। तो सबसे पहला प्रूफ हमें करना है सिग्मा जेड स्क्वायर निकालना है, और सिग्मा जेड स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर सिग्मा एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर सिग्मा वाई स्क्वायर 2ab आर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई आएगी। तो इसको करने के लिए आप अगर प्रीवियस वाले थ्योरम का यूज़ करो, कैसे, डायरेक्ट हम जेड पे वेरिएंस अप्लाई कर देंगे ए एक्स प्लस बी वाई, और वेरिएंस की प्रॉपर्टीज इसको ओपन करेंगे तो ये प्रूफ आसानी से हम कर लेंगे। यहाँ पर अगर हम वेरिएंस ना भी अप्लाई करना चाहें तो भी हम इसे आसानी से कर सकते हैं। तो ये वाला हिस्सा मैं होमवर्क के लिए छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि ये मैंने पढ़ाया है आपको प्रोबेबिलिटी के पेपर में जब हम आपको एक्सपेक्टेशन और वेरिएंस पढ़ा रहे थे, तो उनको यूज़ करते हुए आप इन्हें करना। हम यहाँ पर इस लीनियर इक्वेशन की मदद से इनको सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे। हमारे पास है जेड इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। हम एक काम करते हैं, इस जेड की एक्सपेक्टेशन ले लेते हैं। तो एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टी होती है वो वेरिएबल पे लगता है और सम पर डिस्ट्रीब्यूट होता है और कांस्टेंट टर्म उससे बाहर आ जाते हैं। अब हम जेड से अगर एक्सपेक्टेशन जेड को लेस करते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ए और एक्स माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स, और इधर आ जाएगा बी वाई माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई। फिर हम इन
पूरी इक्वेशन का होल स्क्वायर कर देंगे तो इधर मिलेगा z माइनस एक्सपेक्टेशन z होल स्क्वायर, और इसके बाद एक्सपेक्टेशन भी लेनी है। यहाँ अगर हम इसका होल स्क्वायर करें तो ये पूरी एक क्वांटिटी, ये दूसरी क्वांटिटी, होल स्क्वायर करने पर और एक्सपेक्टेशन लेने पर हमें क्या मिलने वाला है, तो हमें पहला टर्म मिलेगा ए स्क्वायर एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस प्लस बी स्क्वायर एक्सपेक्टेशन ऑफ दिस और प्लस 2ab, साथ में मिलेगा एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस एक्सपेक्टेशन x एंड y माइनस एक्सपेक्टेशन y। अब अगर इसको ध्यान से देखो तो ये किसका फार्मूला बन गया, वेरिएंस ऑफ z का, जिसको हम सिग्मा z स्क्वायर लिख सकते हैं ना। और ये बन गया a स्क्वायर वेरिएंस ऑफ x, तो सिग्मा z स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर सिग्मा x स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म क्या बनेगा, b स्क्वायर सिग्मा वेरिएंस ऑफ y, यानी कि b स्क्वायर सिग्मा y स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म है 2ab, और उसको लिख सकते हैं कोवेरिएंस x कॉमा y, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 2ab सिग्मा xy। अब अभी हम लोग कोरिलेशन का फार्मूला पढ़ चुके हैं, जो कि क्या होता है, ये होता है, अगर इसमें हम सिग्मा के फॉर्म में सारी वैल्यूज़ पुट कर दें तो ये सिग्मा xy है, वेरिएंस सिग्मा x स्क्वायर होता है, रूट लगा इसलिए हम इसको सिग्मा x और सिग्मा y लिखेंगे। यहाँ से अगर हम सिग्मा x y की वैल्यू निकालें तो क्या आएगी, r इंटू सिग्मा x सिग्मा y। अगर इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर दें तो हमारा पहला प्रूफ हो चुका है, a स्क्वायर सिग्मा x स्क्वायर b स्क्वायर सिग्मा y स्क्वायर प्लस 2ab, और इसकी जगह पे हम लोग लिखेंगे r सिग्मा x सिग्मा y। तो ये था पहला प्रूफ जो कि हमने इस लीनियर इक्वेशन की मदद से किया। डायरेक्ट एक्सपेक्टेशन या वेरिएंस अप्लाई करते तो भी ये प्रूफ आसानी से हो जाता, जो कि आप पहले ही कर चुके हैं। नेक्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में कई बार आया है। ये क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है, सो दैट द कोरिलेशन कोफिशिएंट आर बिटवीन टू रैंडम वेरिएबल x एंड y इज गिवन बाय दिस। अगर कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाला जाए तो वो इतना आएगा, ये हमको प्रूफ करना है। अब ये प्रूफ ऐसा है कि अगर आपको आता है तो बहुत आसान है, और नहीं आता है तो आप एग्ज़ाम में तो इसे कतई नहीं कर पाओगे, यानी आप सोच नहीं पाओगे यहाँ तक कि हम इसे करें कैसे। तो चलिए इस प्रूफ को भी जल्दी से हम देख लेते हैं। कोरिलेशन कोफिशिएंट आर बिटवीन टू वेरिएबल x एंड y इज गिवन बाय, आर की वैल्यू हमको ये प्रूफ करनी है। हम इसकी स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, हम लेंगे वेरिएंस x माइनस वाई। जिस प्रकार से हम वेरिएंस x को क्या लिखते हैं, सिग्मा x स्क्वायर, उसी प्रकार से हम वेरिएंस x माइनस वाई को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा x माइनस वाई स्क्वायर। तो इसलिए इस टर्म से आप कंफ्यूज मत होना, ये वेरिएंस x माइनस वाई ही लिखा हुआ है। अब अगर हम फार्मूला अप्लाई करें तो क्या आएगा, वेरिएंस x प्लस वेरिएंस y माइनस 2 टाइम्स कोवेरिएंस x कॉमा y। ये तो हो गया वेरिएंस का फार्मूला, जो कि आप पहले प्रोबेबिलिटी वाले पेपर में पढ़ चुके हैं। अब हम इसको लिख देंगे सिग्मा x माइनस वाई स्क्वायर, ये बन गया सिग्मा x स्क्वायर, ये सिग्मा y स्क्वायर, और ये बन गया 2 सिग्मा xy। सिग्मा xy की ये वैल्यू हम फिर से यूज कर लेंगे, और हम एक काम और कर लेते हैं, 2 सिग्मा xy को इस तरफ शिफ्ट कर लेते हैं, सिग्मा x स्क्वायर प्लस सिग्मा y स्क्वायर माइनस सिग्मा x माइनस वाई स्क्वायर। अब आपको दिख रहा होगा प्रूफ कैसे हो रहा है। r की वैल्यू हमें चाहिए तो इसको r के टर्म में पुट कर लेते हैं, 2r सिग्मा x सिग्मा y, और r की वैल्यू निकालने के लिए बाकी सारे टर्म्स को इस तरफ शिफ्ट कर देंगे और हमारे पास r की वैल्यू आ गई। तो था आसान, लेकिन देखते समय क्या समझ में आया था कि कैसे किया जाएगा। हाँ बताओ। अब इस फार्मूले को याद रखना, कभी कभी हमको वेरिएंस दिए जाते हैं और वेरिएंस दिए जाने पर आपको बताना होता है
कि आर की वैल्यू क्या होगी। चलो हम आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर रेस करके दिखाते हैं जो ऑब्जेक्टिव के लिए इसी फार्मूले से लगेगा। क्वेश्चन है वेरिएंस एक्स की वैल्यू है 4 और वेरिएंस वाई की वैल्यू है 9 और कहा गया है कि एक्स एंड वाई हैं इंडिपेंडेंट। आपको बताना है कोरिलेशन आर की वैल्यू। तो क्या हम इस फार्मूले से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं? चलो होमवर्क है आज का आपका, हम कल इसके आंसर पे चर्चा करेंगे। तो बेटा गरिमा आपको लगाना है और बाकी लोग लगाना और मेरे से डिस्कस कर लेना, फ़ोटो भेज देना अगर सॉल्व करना तो मैं चेक कर लूँगा, ठीक है। तो कोरिलेशन का ये क्वेश्चन और इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज का है, वो है ये थ्योरम है एक, और इस थ्योरम में क्या बताने की कोशिश की गई है ये मैं आपको समझाता हूँ। देखिए लिखा हुआ है 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर अनकोरिलेटेड, यानी एक लाइन लिखी गई कि 2 रैंडम वेरिएबल अगर इंडिपेंडेंट हैं तो वो अनकोरिलेटेड होंगे। अब अनकोरिलेटेड और इंडिपेंडेंट में डिफरेंस क्या है ज़रा इसको समझ लो। जब किसी x और y के बीच का कोवेरिएंस आता है 0 तो हम इनको क्या कहते हैं? इंडिपेंडेंट। कोवेरिएंस के 0 आने पर हम इसको इंडिपेंडेंट कहते हैं। लेकिन अगर हम किसी को कहें कि x और y इंडिपेंडेंट हैं तो क्या इसका कोवेरिएंस 0 आएगा? जो बात मैंने बाद में लिखी है उसको पहले पढ़िए। अगर x और y इंडिपेंडेंट हैं तो इसका कोवेरिएंस हमेशा 0 आएगा। लेकिन अगर किसी का कोवेरिएंस 0 है तो हम इनको इंडिपेंडेंट नहीं कह सकते। यानी हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? इंडिपेंडेंट से। तो यहाँ पर थ्योरम लिखी है 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर अनकोरिलेटेड, यानी देयर इज़ नो कोरिलेशन। तो यहाँ पर बात किसकी की जा रही? कोरिलेशन की। कोरिलेशन को हम r से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो इंडिपेंडेंट हैं तो अनकोरिलेटेड का मतलब r की वैल्यू कितनी आएगी? 0। लेकिन कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू। ध्यान आपको इसी बात का रखना है कि अगर किसी का r 0 आ जाए तो हम कह नहीं सकते कि वो इंडिपेंडेंट है या नहीं। अब इस बात को प्रूफ करने के लिए नीचे एक एग्जाम्पल भी है और आगे कई एग्जाम्पल और हम आपको देंगे जो डिस्ट्रीब्यूशंस पर बेस्ड हैं। तो अगर x और y इंडिपेंडेंट है तो ये बात तो तय है कि कोवेरिएंस 0 आएगा। अभी हमने बताया इंडिपेंडेंट के केस में ये सही होता है। कैसे 0 आता है ये सब आप जानते हैं इसके फार्मूले से। कोवेरिएंस एक्स वाई का ये फार्मूला होता है और x और y इंडिपेंडेंट के केस में हम इसको क्या लिखते हैं? दिस, और ये इससे और इससे कट के वैल्यू दे देता है 0। तो अगर कोवेरिएंस 0 है और कोरिलेशन का फार्मूला लिखें और जैसे ही इसको 0 पुट करेंगे कोरिलेशन भी क्या हो जाएगा? 0। तो इंडिपेंडेंट होने का इफेक्ट कहाँ पे पड़ा? एक तो कोवेरिएंस पे पड़ा और दूसरा पड़ा कोरिलेशन पे। इंडिपेंडेंट अगर रैंडम वेरिएबल हैं तो दोनों के दोनों क्या हो जा रहे हैं? 0। अब आगे बढ़ते हैं और रिवर्स की बात करते हैं। लिखा है 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स आर अनकोरिलेटेड, यानी ये बात प्रूफ हो गई। बट द कन्वर्स ऑफ द थ्योरम इज़ नॉट ट्रू, यानी अगर r की वैल्यू 0 है तो इसका ये मतलब नहीं कि वो दोनों अनकोरिलेटेड हैं, यानी देयर इज़ नो रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल। अब आगे आते हैं। 2 अनकोरिलेटेड वेरिएबल्स में नॉट बी इंडिपेंडेंट एज द फॉलोइंग एग्जाम्पल इलस्ट्रेट्स, यानी जैसा इस एग्जाम्पल में बताया जा रहा है कि 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे लेकिन तब भी उनका कोवेरिएंस क्या आ गया? कोरिलेशन क्या आ गया? 0। देखिए कैसे। रैंडम वेरिएबल x ले लिया और y ले लिया। x और y में आपको कुछ दिख रहा है? जो y बन रहा है वो x का स्क्वायर करने पर बन रहा है, यानी y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और x और y का अगर हम कैलकुलेट करना चाहें मीन, तो x बार यानी सबको जोड़ो और n से डिवाइड कर दो। y बार भी हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। y बार की वैल्यू क्या आएगी? 28। अब अगर हम कोवेरिएंस कैलकुलेट करें तो 1/n(xy) माइनस x बार y बार, ये कैसे 0 हुआ? इसकी वजह से। तो एक्सपेक्टेशन एक्स वाई कैसे निकालेंगे हम लोग? x और y को मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में जोड़ेंगे, तो जब x y का समेसन 0 आया तो ये क्वांटिटी भी 0 हो गई। और इसमें एक ही 0 था, x बार वाला, y नहीं था, लेकिन मल्टीप्लाई होकर 0 हुआ तो कोवेरिएंस 0 आया। अब जब कोवेरिएंस 0 आया तो इसका मतलब कोरिलेशन भी 0 हो गया। तो
कोरिलेशन की जीरो आने पर क्या हम ये कह सकते हैं कि एक्स और वाई इंडिपेंडेंट हैं? ज़रा चेक करते हैं। यहाँ पर वाई एक्स के स्क्वायर करने से बना है, यानी इंडिपेंडेंट तो नहीं है। तो हमने एक ऐसा एग्जाम्पल देखा जिसमें कोरिलेशन जीरो आया, फिर भी एक्स और वाई इंडिपेंडेंट नहीं है। तो अब आपको थ्योरम क्लियर हुई। पहली बात आपको क्या याद रखनी है कि अगर इंडिपेंडेंट हैं तो कोरिलेशन जीरो होगा। दूसरी बात, कोरिलेशन जीरो है तो हम ये कभी नहीं कह सकते कि ये इंडिपेंडेंट ही होंगे, हो भी सकते हैं और नहीं भी। कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू। समझ गए मेरी बात सब लोग? अब इस तरह के जो एग्जाम्पल्स हैं, गरिमा बेटा बताओ, लैंग्वेज आप पढ़ना, लैंग्वेज में वही लिखा जो मैंने आपको समझाया है। इस तरह के एग्जाम्पल्स हैं वो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कभी कभी। तो कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर दिए हैं, ज़रा इनको ध्यान से देखना। फॉलोइंग आर सम मोर एग्जाम्पल्स वेयर टू वेरिएबल्स आर अनकोरिलेटेड बट। देखिए पहला एग्जाम्पल क्या है। एक्स अगर नॉर्मल 0 1 को फॉलो कर रहा है तो हम यहाँ से एक्सपेक्टेशन एक्स की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं 0, और वेरिएंस एक्स की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं 1। हमने एक वैल्यू और ले ली y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर हम एक्सपेक्टेशन ऑफ y निकालें तो इसका मतलब हम एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर निकाल रहे हैं, क्योंकि y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। और एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, वेरिएंस एक्स अगर 1 है तो इसको ओपन कर लो, एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन एक्स का होल ऑफ स्क्वायर। ये वैल्यू तो 0 थी, तो एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर और वेरिएंस हो गए बराबर, यानी इसकी वैल्यू 1 आ गई। सिमिलरली हम एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। वाई स्क्वायर का मतलब होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स की पावर 4। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमको इस वाले डिस्ट्रीब्यूशन का यूज़ करना होगा। तो जब मीन 0 होता है किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो एक्सपेक्टेशन एक्स की पावर 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस 0 की पावर 4। अब गरिमा मुझे बताएगी कि एक्स से अगर उसका मीन घटाएं और पावर 4 लगाएं तो ये कौन से नंबर का मोमेंट बना और कौन सा मोमेंट बना, सेंट्रल है कि रॉ है? पावर सेंट्रल, क्योंकि मीन घटाया जा रहा है, यानी म्यू 4। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का म्यू 4 कितना आता है 3 सिग्मा टू द पावर 4। सिग्मा की वैल्यू 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 3। यानी हमने एक्स और वाई के सारे फार्मूले कैलकुलेट कर लिए जो आगे यूज़ होने वाले हैं। अब देखिए एक्सपेक्टेशन एक्स 0 यहाँ पर लिखा हुआ है, एक्सपेक्टेशन एक्स क्यूब के बराबर क्यों हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, गरिमा बेटा आप अभी इसको पूरा इसलिए नहीं समझ पाओगे क्योंकि आपने नॉर्मल नहीं पढ़ा, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ऑड ऑर्डर के मोमेंट 0 होते हैं, यानी 1 3 5, तो 1 और 3 हो गए 0। आगे आइए, जब हम कोवेरिएंस कैलकुलेट करेंगे तो ये फार्मूला लगाएंगे। अब इस फार्मूले में x और y, तो y की जगह अगर एक्स स्क्वायर पुट करोगे तो एक्स क्यूब बन जाएगा, और यहाँ x और एक्स स्क्वायर आ गया। तो एक्सपेक्टेशन x 0 था इसलिए ये 0 हुआ, और एक्स क्यूब भी 0 था इसलिए ये भी 0, यानी फाइनल 0। तो कोवेरिएंस तो 0 आ गया, लेकिन आपको ये दिख रहा है कि x और y में संबंध है। क्या संबंध है, ये तो देखो जुड़े हुए हैं, यानी एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं, फिर भी कोवेरिएंस 0 आया। अब कोवेरिएंस 0 आने का मतलब क्या 0 हो गया, कोरिलेशन। तो एक एग्जांपल ये है डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ा हुआ, जिसमें आप देख सकते हैं कि कोरिलेशन तो 0 आ रहा है, लेकिन फिर भी रैंडम वेरिएबल आपस में जुड़े हुए हैं, इंडिपेंडेंट नहीं है। ओके, एक एग्जांपल और नीचे दिया हुआ है, देख लीजिए। एक फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 1/2 है जिसकी लिमिट -1 से 1 है। कौन मुझे बताएगा ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? यूनिफॉर्म। चलो अच्छी बात है, सबने बताया। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में भी अगर हम सेम ट्राई करें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेते हुए तो यही रिजल्ट रहेगा। तो आपको अगर कहीं एग्ज़ाम में ऐसा फंक्शन दिखे गरिमा बेटा ऑब्जेक्टिव में, और ये लिमिट, और आपसे पूछा जाए कि x और y का कोरिलेशन क्या होगा जबकि y की वैल्यू एक्स स्क्वायर है, तो आपका आंसर तुरंत क्या आएगा, 0। तो बस एक ही दो जो हमने नोट्स में दिए वही आपको याद रखने हैं, ज़्यादा पे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है।
और ये क्वेश्चन वैसे लेवल से थोड़ा सा अप है, तो ज़रूरी नहीं है कि ये पूछा ही जाए, लेकिन ध्यान में रखना है। अगला वाला छोड़ दो, नहीं करने की ज़रूरत है। अब हम मूव करते हैं कोरिलेशन के दूसरे पार्ट पर। अब तक हमने जो कोरिलेशन पढ़ा हम उसको सिंपल कोरिलेशन कहते हैं। सिंपल कोरिलेशन का मतलब जो डायरेक्ट वैल्यूज़ के बीच में कैलकुलेट किया जाए। डायरेक्ट वैल्यूज़ का मतलब जैसे हमको स्टैटिस्टिक्स के नंबर दिए हुए थे, मैथमेटिक्स के नंबर दिए हुए थे 10 स्टूडेंट के, और हमने स्टैट्स और मैथ में कोरिलेशन निकाला कि क्या स्टैट्स के अच्छा होने से मैथ भी अच्छी होती है, मैथ के अच्छा होने से स्टैट्स भी अच्छी होती है। तो इन 10 बच्चों का डेटा लेकर हमने कोरिलेशन कैलकुलेट कर लिया। ओके, अब अगर ये कोरिलेशन डायरेक्ट स्कोर की बजाय हम किस पे कैलकुलेट करते, इनकी रैंकिंग पर, तो हम इसी कोरिलेशन को क्या नाम दे देते, रैंक कोरिलेशन। तो सबसे पहला काम तो ये है कि हम जाने रैंकिंग क्या होती है। सबने अपने पढ़ाई के दौरान जब रिज़ल्ट आता है तो ये देखा होगा कि डिवीज़न फर्स्ट आया है मेरा भी और दूसरे का भी, लेकिन इनकी रैंक 1 है, इनकी रैंक 2 है। फर्स्ट डिवीज़न का मतलब मोर देन 60%, लेकिन इसका परसेंटेज 75 था, इसका 65, तो दोनों ही फर्स्ट डिवीज़न है, लेकिन ये रैंक 1 पर है। तो रैंक का मतलब जब हम किसी को घटते हुए क्रम में नंबरिंग देकर लिखें तो इसको कहते हैं रैंकिंग करना। रैंकिंग करने के दो तरीके होते हैं। एक तो रैंकिंग वो होती है जब हर एक कैंडिडेट अलग अलग नंबर लाए हों, कोई भी कैंडिडेट दो ऐसे ना हो जिनके नंबर सेम हो गए हों। जब कैंडिडेट ऐसे मिलते हैं जिनके सेम नंबर हो जाते हैं तब रैंकिंग करने का तरीका चेंज होता है। तो आज की क्लास में हम सबसे पहले आपको सिखाएंगे रैंकिंग कैसे की जाएगी। रैंकिंग और कहाँ कहाँ पे की जाती है, जब डांसिंग एक्टिविटी होती है, जब एक्टिंग होती है, और जब ब्यूटी कांस्टेंट होता है, और जब आईपीएल में टीमें खेलती हैं तो 16 मैचेस के बाद एक पॉइंट टेबल बनती है जिसमें देखते हैं पहले नंबर पे कौन सी टीम है, दूसरे नंबर पे कौन सी टीम है। इससे मतलब नहीं रहता कि उन्होंने कितने मैच जीते और हारे हैं, बस उनके पॉइंट ज़्यादा हैं तो वो पहले नंबर पे, कम है तो दूसरे नंबर पे। तो ये होती है रैंकिंग। तो रैंकिंग अगर सबकी अलग अलग हो, कब होगी अलग अलग, जब सबका स्कोर अलग अलग होगा। तो हम ऐसी रैंकिंग को क्या कहते हैं, डिफरेंट, यानी सबकी अलग अलग रैंकिंग आई। और जब दो कैंडिडेट एक जैसे हो जाते हैं तब रैंकिंग कैसे होती है। तो चलिए हम एक एक्स की सीरीज़ लिख रहे हैं। इसमें जो पहला कैंडिडेट है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 8 कैंडिडेट हम लिख रहे हैं। हम इनके नंबर लिख देते हैं 22, 25, 15, 8, 40, 90, 50 और 10। अब हमको करना है इन कैंडिडेट की रैंकिंग। 8 कैंडिडेट थे तो सबसे पहली रैंकिंग हम किसको देंगे, जिसका स्कोर होगा सबसे ज़्यादा। तो किसकी रैंकिंग सबसे पहली हो गई, जो कैंडिडेट छठे नंबर पर था उसकी पहली हो गई रैंकिंग। इसके बाद अगर हम दूसरी रैंकिंग की बात करें तो इसकी हो गई। तीसरी रैंकिंग किसकी होगी, 5th कैंडिडेट की। चौथी रैंकिंग किसकी हो जाएगी, 2nd कैंडिडेट की। फिर 5वीं रैंकिंग की तरफ बढ़ते हैं तो 5वीं रैंकिंग हो गई इसकी, और छठी रैंकिंग, 7वीं रैंकिंग, और ये हो गई लास्ट रैंकिंग 8वीं। तो अगर हमारे पास 1 से लेकर n तक के कैंडिडेट हों और हमने उनकी ऐसी रैंकिंग की हो कि जब सबकी रैंकिंग अलग अलग आई हो, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हम इसका मीन निकाल सकते हैं। तो रैंकिंग 1 to 1 होगी, n कैंडिडेट हैं तो वह रैंकिंग का नंबर 1 से स्टार्ट होगा और n तक जाएगा। तो मीन क्या आएगा, मीन का फार्मूला होता है सबको जोड़ो और n से डिवाइड करो। तो प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n+1/2। n से n कैंसिल और यह आ गया n+1/2। यानी हम रैंकिंग का मीन भी निकाल सकते हैं। जो रैंकिंग हमने n कैंडिडेट को दी हम उसका मीन निकाल सकते हैं, एक्सपेक्टेशन निकाल सकते हैं। क्या मेरी बात सबको समझ में आई। रैंकिंग का वेरिएंस भी निकाला जाता है।
तो अगर 1 से लेकर n तक के कैंडिडेट हैं और हमको इनका वेरिएंस निकालना है तो हमको पहले निकालना होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। गरिमा बेटा आप क्लास में हो, आपको बोलते रहना है जब मैं पूछूं, ठीक है, क्योंकि क्लास में जो सेकेंड सेम वाले हैं वो आप ही हो, तो आपको समझ में आना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बाकी सब हायर हैं, सबको समझ में आ रहा होगा। एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, हम नंबर्स को स्क्वायर करके ऐड करते हैं। तो टोटल n नंबर थे, समेसन एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला है। अब x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 to n, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1 स्क्वायर, समेसन है तो प्लस करेंगे 2 स्क्वायर, और इसी तरीके से n स्क्वायर, और ये 1 अपॉन n रहेगा बाहर। तो अगर हम 1 से लेकर n तक के स्क्वायर का सम करें तो मुझे गरिमा बताएगी रिजल्ट क्या आएगा। गरिमा बेटा बताओ, मेरी आवाज़ मिल रही है? हाँ बेटा, वो 1 से लेकर n तक का सम यहाँ पे है, इसका होता है 1/6, 2n+1 और n+1, और साथ में एक n भी होता है। तो आपको ये फार्मूला याद रखना है, ठीक है। n से n कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2n+1 n+1 डिवाइडेड बाई 6। ये वैल्यू एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर की आई है। हम यहाँ से वेरिएंस कैलकुलेट कर सकते हैं, किसका, इनकी आई हुई रैंक का। तो क्या आएगा वेरिएंस, फार्मूला लगा दो। चलो उत्कर्ष, अनिकेत और शिवानी में से देखते हैं मुझे कौन बताएगा इनकी रैंक कितनी आएगी, वेरिएंस कितना आएगा बताओ। टाइम दे रहे हैं तुम लोगों को, बताओ, तब तक हम कैलकुलेट करते हैं। एक्सपेक्टेशन n स्क्वायर -1/12 कैसे बताया, यूनिफॉर्म पढ़ा है सब लोगों ने ना, यही आएगा। अब आप लोगों को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करने हैं, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो चलो गरिमा के लिए हम इसको कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि गरिमा ने अभी डिस्ट्रीब्यूशंस नहीं पढ़े हैं, तो वेरिएंस एक्स हम इसका कैलकुलेट करते हैं। तो हमने एक्सपेक्टेशन एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, और एक्सपेक्टेशन एक्स की वैल्यू ये रखी हुई है, इसका होल स्क्वायर करना है। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो नीचे 4 आएगा, 6 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 12, 6 2 जा 12, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा किसको, n+1 और 2n+1 को, माइनस यहाँ पर n+1 का होल ऑफ स्क्वायर है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे होगा, 4, यहाँ पर नीचे 4 है तो 4 यानी 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कॉमन टर्म शायद n+1 है, हम n+1 को कॉमन कर लेते हैं। ब्रैकेट में क्या बचेगा, 4n+2, और इधर क्या बचने वाला है, n+1 तो बाहर चला गया, 3n-3 अपॉन में आ गया 12। तो अब अगर हम ऊपर वाली क्वांटिटी को सॉल्व करते हैं तो 4n - 3n यानी n, और -3 + 2 यानी -1, और अब आप देख पा रहे होंगे कि रिज़ल्ट आया n स्क्वायर -1/12। तो अगर 1 से लेकर n तक की रैंकिंग हमने सबको दी है तो इसका मीन कितना आएगा, n+1/2, और इसका वेरिएंस कितना आएगा, n स्क्वायर -1/12। ये बात आपको याद रखनी है, अभी काम आएगी। अब ये तो थी तब जब रैंकिंग कैसी हो, सबकी अलग अलग हो। अब हम यहाँ पर x का स्कोर लिख रहे हैं, और अब की बार हमें फिर से रैंकिंग करनी है। अब आपको ध्यान देना है रैंकिंग कैसे होगी, तो एक मैं करूँगा और एक आप करेंगे। चलिए x का स्कोर मैं लिख रहा हूँ 10 कैंडिडेट का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इन 10 का स्कोर है 20 22 10 10 8 8 8 7 5 और 3। चलिए हमने इनका स्कोर लिख दिया, ज़रा हम y का स्कोर भी लिख देते हैं, 25 12 12 32 32 30 35 35 और 35।
अब हम x की रैंकिंग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले ढूंढो सबसे बड़ा नंबर कहाँ पे मिला, सबको दिखा। इसकी रैंकिंग कितनी हो गई 1। अब इसके बाद आओ दूसरा नंबर ढूंढो जो इससे छोटा हो, कहाँ पे मिला, रैंकिंग कितनी हो गई इसकी 2। अब आते हैं तीसरे नंबर पर। तो तीसरा नंबर कौन मिला 10, लेकिन अब की बार 10 अकेला नहीं है, 2 जगह है। अब रैंकिंग कैसे करेंगे, दोनों तो बराबर हैं। अगर हम एक को कहें तुम तीसरे पे हो और एक को कहें तुम चौथे पे हो तो क्या होगा, दोनों में लड़ाई हो जाएगी। बराबर है तो क्यों तीसरा और चौथा कर रहे हैं। तो इसलिए हम 3 और 4 इनको देने वाले थे नंबर, लेकिन चूंकि दोनों बराबर हैं तो हम इनको ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो आया कितना 7/2। तो हमारी इसकी रैंकिंग हो गई 3.5 और इसकी रैंकिंग हो गई 3.5। क्या सभी लोग मेरी बात समझ पाए? ठीक है। अब हम अगली रैंकिंग की तरफ चलते हैं। तो 10 के बाद अगला छोटा नंबर है 8। अब रैंकिंग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो 1 और 2 तो यहाँ दे दी थी और 3 4 यहाँ दे दी थी। भले ही हमने इनको 3.5 लिखा है, लेकिन 2 रैंकिंग काउंट हो चुकी हैं। अगली स्टार्ट होगी अब 5 से। तो ये 8 है, ये 8 है और ये 8 है। अगर हम इनकी रैंकिंग करते तो क्या करते हैं, बराबर हैं, इनकी रैंकिंग हम करते 5 6 7, लेकिन चूंकि बराबर हैं तो किसी को कम ज़्यादा दे नहीं सकते, तो तीनों का ले लो एवरेज। तो तीनों का जब हम एवरेज लेंगे तो आएगा 6 और इनकी तीनों की रैंकिंग हम सेम करेंगे 6। अब अगली रैंकिंग जब हम स्टार्ट करेंगे तो कहाँ से करेंगे, 7 तक की रैंकिंग हम कर चुके हैं, क्योंकि यही 3 नंबर मिल के तो इनकी रैंकिंग 6 6 बने हैं। अगली रैंकिंग स्टार्ट होगी 8 से। तो इस 7 की रैंकिंग हो गई 8, इसकी हो गई 9 और इसकी हो गई 10। तो समझ पाए रैंकिंग में जब इक्वल स्कोर होता है तो कैसे करते हैं। तो अब अगर आप समझ गए हैं तो मुझे y की रैंकिंग करके दिखाओ। और आंसर कौन बताएगा, गरिमा, और कोई आंसर नहीं बताएगा। चलो जल्दी से स्टार्ट हो जाओ और रैंकिंग करो। सर हम नहीं समझ पाए। कहाँ पे नहीं समझ में आया बताओ। सर 20 से आपने 2 क्यों ले लिया? 20 को 2 क्यों ले लिया? सबसे ज़्यादा नंबर किसके हैं बेटा, बताओ। इस पूरे x के स्कोर में सबसे ज़्यादा किसके नंबर हैं? सर 22। तो ये पहले नंबर पे रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ सर रहेगा। इसके बाद किसका नंबर आया? 20 का। तो इसका नंबर दूसरा नहीं रहेगा। जी सर जी। इसी तरीके से इसके बाद जिसका आएगा उसका तीसरा रहेगा, लेकिन तीसरे और चौथे पे 2 मिल गए। तो अगर तुम्हें तीसरा दें और योग्यता को चौथा दें तो लड़ाई नहीं होगी। तो सेम नंबर पे कैसे तीसरा चौथा हो गया? तो क्या करेंगे, 3 और 4 को जोड़ेंगे, एवरेज लेंगे और बराबर बराबर रैंकिंग करेंगे। क्लियर? यस सर। अब जल्दी से करके दिखाओ इधर वाले की रैंकिंग y की। सर 35 का 111 होगा। 111 नहीं बेटा, 35 हाईएस्ट एवरेज निकालेंगे 1 2 3 का, क्योंकि ये 3 लोग हैं। हाँ तो 1 2 3 का एवरेज निकालो, कितना आया सर 3 बेटा? एवरेज निकालो तो पहले, फिर बताओ कितना आया। नहीं अनिकेता आप नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप लोगों के लिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो तीनों की रैंकिंग कितनी हो गई? सर 2। अब अगली रैंकिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे? सर 30 से। 30 से, 3 से? नहीं सर मैंने y को देख के बताया। 30 से, अच्छा यहाँ पे। तो 32 क्यों नहीं दिखा आपको? 35 के बाद कौन आएगा, 32 आएगा कि 30 आएगा?